मैं आग्रह करूंगी एहसास सोनन सीमा सिंह से कि कृपया आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। देखिए, हमने अतिथि को और बातचीत करने वाले को बुलाया तो आप सब शांत हो गए कि पता नहीं आप क्या होने वाला है। इतना सन्नाटा भी नहीं होना चाहिए। मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं चाहूंगी कि ठंड बहुत है बाहर, अंदर तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे युवा लेखक के लिए। कलम रांची के इस सत्र में मैं पूनम आनंद प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास सोनन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा करती हूँ और आज भी उसी तरह से दिल से आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रभा खेतान फाउंडेशन कला, साहित्य, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाली संस्था है। यह देश और दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और साहित्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जानी जाती है। फाउंडेशन के कार्यक्रम और गतिविधियां भारत और दुनिया भर के 55 से भी अधिक शहरों तक पहुंच चुके हैं। हम कलम के अलावा किताब, लफ्ज, एक मुलाकात, द राइट सर्कल, सुर और साज तथा आखर जैसे कार्यक्रम करते हैं। जहां तक कलम की बात है तो अपनी भाषा, अपने लोग के विचार को बढ़ावा देने वाला यह मंच सम्मानित और चर्चित लेखकों और कलाकारों को उनके विशेष प्रशंसकों और पाठकों से सीधा जोड़ने के लिए जाना जाता है। मुझे खुशी है कि आज कलम के इस सत्र में हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं नई वाली हिंदी के स्टार लेखक दिव्य प्रकाश दुबे। इन्होंने 7 बेस्ट सेलर किताबें शर्तें लागू, मसाला चाय, मुसाफिर कैफे, अक्टूबर जंक्शन, इब्ने बतूती, आको बाका और यार पापा लिखी है। आप स्टोरीबाजी नाम से कहानियां सुनाते हैं। आप आवाज की दुनिया का भी एक जाना पहचाना नाम है। आपने ऑडिबल के लिए पिया मिलन चौक, दिल लोकल और दो दुनी प्यार जैसे मशहूर शो प्रस्तुत कर चुके हैं। 10 साल कॉर्पोरेट दुनिया में मार्केटिंग तथा एक लीडिंग चैनल में कंटेंट एडिटर के तौर पर कुछ साल तक माथापच्ची करने के बाद अब आप एक फुल टाइम लेखक हैं। मुंबई में रहते हैं। मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन के दोनों भागों के साथ ही इम्तियाज अली द्वारा बनाई गई वेब सीरीज डॉक्टर अरोड़ा के डायलॉग लिख चुके हैं। आप कई नए लेखकों के साथ राइटर्स रूम के अंतर्गत फिल्म, वेब सीरीज और ऑडियो शो भी विकसित करते रहे हैं। जाहिर है आप हमेशा काम और लेखन में व्यस्त रहते हैं, इसलिए इनके कामों के बारे में और अधिक न बताकर हम इन्हीं से इनकी यात्रा में इनके बारे में जानने के लिए आगे की बातचीत के लिए एहसास सोनन रांची सीमा सिंह को आग्रह करती हूँ वे हमारे आज के अतिथि दिव्य प्रकाश दुबे जी से आगे का संवाद करें और आप सभी आराम से बैठिए और आनंद लीजिए इस सत्र का और सत्र के बाद सवाल जवाब जरूर पूछिएगा। धन्यवाद पूनम ने आपका। सभी को गुड इवनिंग और आपको हमारे झारखंड की धरती पर अभिनंदन पूरे झारखंड वासियों की तरफ से। मैं सबसे आपका इतना परिचय और सभी वाकिफ है और सब आपका बेस्ट सेलर जो सारे थे बुक है और साथ ही हमारे हाथ में अभी दिव्य प्रकाश जी का यार पापा। उसके पहले मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। इतने अलंकारों के साथ जब अलंकृत किया जाता है कि आपने इंजीनियरिंग पढ़ाई करी, फिर नौकरी करी, फिर आपने बुक्स लिखा, फिर आप ऑडिबल आज सीरीज में भी हैं, तो आपका अपना जो अनुभव है बहुत उम्र भी नहीं है आपकी, तो इसमें आपको कैसा अपना अनुभव लगता है और इसके बारे में आप अपने जुबान से हमें बताएं कि आपको कैसा लगता है। 2 शब्द। देखिए, मेरी इतनी बहुत धन्यवाद पहले तो आप सब लोगों का। इतनी जगह मैं गया हूँ और इतनी जगह तारीफ की गई होगी और वो करनी पड़ती है मजबूरी में जब कोई बैठा होता है ऐसे।
लेकिन उम्र वाली बात किसी ने नहीं की थी, तो इसलिए मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद देता हूँ। रही बात इसकी कि असल में हुआ क्या कि मैं जब क्लास 12th में था, 11th-12th में, और गलती से मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, और ब्यूरोक्रेट का जो बेटा है वो इस धरती पे कुछ भी हो सकता है, आवारा हो सकता है, गुंडा हो सकता है, आईएएस हो सकता है, पीसीएस हो सकता है, वो एक चीज नहीं हो सकता कि वो पढ़ने में खराब हो। वो नेचुरल एक प्रेशर आ जाता है, और मेरे घर पे तो नहीं दिया गया। तो वहाँ पे जब आप माहौल देखते थे, जिस तरीके की कॉलोनीज में हम लोग यूपी में बड़े हो रहे थे, नीली बत्ती लाल बत्ती और उस सब वाले माहौल में, तो ये सवाल बड़ा लाजमी था कि हमारी इस दुनिया में जगह क्या है, हम हैं कौन। क्योंकि जब मैं देखता था अपने पिताजी को, तो देखता था कि सुबह जब वो उठते थे 8 साढ़े 8 बजे, तो 20 लोग 3 कप चाय पी चुके होते थे और वो इंतजार कर रहे होते थे कब उठेंगे साहब, तो कब बात होगी उनसे। तो मुझे लगता था ये बड़ा सही है, ये तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता कि भाई साहब साहब सब लोग बोलते हैं। हरदोई एक शहर है बड़ा अच्छा यूपी में, वहाँ पे खास बात यही है कि आदमी चाहे साइकिल से आप आए, चाहे मारुति 800 से आए, वो बंदूक जरूर होती थी उसके साथ में। तो वो एक अजीब से माहौल में ये कई बार सवाल उठता था कि ये जो दुनिया है जो हम लोग ऑफिसर्स कॉलोनी में देखते हैं, और वर्सेस जब सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो वो सवाल की खोजबीन थी कि हम हैं कौन, और उसका जवाब किताब में या ढूंढ के वो मुश्किल से मिलता है। तो इतनी सारी चीजें मैंने, जो भेड़चाल होती है ना, एक उस समय मिलता था कि स्टेशनरी की दुकान पे, अभी भी यहाँ पे भी मिलता होगा, एक आदर्श बालक का पोस्टर आता था। तो वो जो क्या होता है, 5 बजे उठता है, उस समय से स्कूल जाता है, वो आता है, फिर पढ़ता है, फिर सब क्लास की जो लड़कियों को उनको दीदी बोलता है, सब दोस्तों के साथ खेलता है, वो एक आदर्श जिंदगी जी रहा होता है। तो मेरे को 25-26 साल में ये रियलाइज हुआ कि अब इस पोस्टर से मुझे पढ़ के बाहर निकलना है, और वो धीरे 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 वो जैसे जैसे रास्ता मिला वो मैं करता चला गया। अच्छी बात ये थी कि मुझे डर नहीं था, पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत बार लोग डरते हैं जैसे इंजीनियरिंग की, और मैंने इंजीनियरिंग इस वजह से बिल्कुल भी नहीं की कि मुझे इंटरेस्ट था, सब लोग कर रहे थे, अब उसके अलावा तो हमारे काम भी चलते हैं। असल में होता है कि मुझे बहुत दिनों सालों बाद समझ में आया कि जो काम सब लोग कर रहे होते हैं वो सही नहीं होता है। तो इंजीनियरिंग इसी में उसमें हुई, फिर इंजीनियरिंग करके कुछ समझ नहीं आया, तो मुझे लगा कि अब पैसे ज़्यादा कमाने तो MBA कर लें, तो मैंने ठीक ठाक सिम्बोसिस से MBA भी कर लिया। वो जो कि बेसिक सिंसियरिटी करेक्ट थी पढ़ने लिखने वाली, तो वो होता चला गया। लेकिन एक सवाल आपको जब आप सोने से पहले जाते हैं तो हमेशा काटता है कि हम क्या करने आए थे। वो जो तकिए पे नींद नहीं आ रही होती, जो 10-15-20 मिनट 2 घंटा, तो लगता है कि हम क्या करने आए थे। तो वो जब बार बार था, तो फिर मैं राइटिंग की तरफ आया, और मुझे लगा कि शब्दों से कुछ रिश्ता है, जो कि पढ़ते बहुत है, घर में माहौल वैसा था। हम लोग उस जनरेशन के थे जब गुलाम अली की कैसेट का शो ऑफ किया जाता था कि हम लोग क्या, वो है हंस मैगजीन को शो ऑफ हम लोग करते थे कि हमारे यहाँ आती है। हरदोई में 2 ही लोग क्या आती थी जो वहाँ के DM साहब थे हम लोग के घर। तो इस दौर वो उस तरीके के माहौल में मेरी अपब्रिंगिंग हुई। तो वैसे माहौल में बिगड़ भी सकता था कोई, और मैंने पूरी कोशिश भी की, लेकिन फिर भी धीरे धीरे शायद वो बेसिक्स कहीं करेक्ट थे तो लाइन पे आ गया। तो उस खोजबीन में इतनी सारी चीजें होंगी, जैसे अभी भी हो सकता है मैं 4 साल बाद कभी रांची आऊँ तो कुछ अलग ही चीज कर रहा हूँ, लेकिन 7 किताबों के बाद हो सकता है वो बोर हो जाए या कुछ हो। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि ये फाइनल है कि इसके साथ है। और अब, और आप ही ने बोला अभी यंग ही है, तो अभी यंग है तो गलतियां कर सकते हैं। प्रतिभा के धनी हैं आप। इंडिया में विशेषकर ड्युअलिटी ऑफ लैंग्वेज फेस करना होता है हर राइटर को। इंग्लिश और हिंदी दोनों के अपने कल्चर होते हैं, तौर तरीके होते हैं, और खासकर आप हिंदी में लिखते हैं, तो ये दोनों कल्चर आपके राइटिंग पे क्या प्रभाव पड़ा है? नहीं, तो मैं जिस माहौल में पढ़ा ना, मैं 12th तक जहाँ पढ़ा वो बिल्कुल 1 रुपये 80 पैसे वाला स्कूल था, है ना। और मेरी बहुत दिनों तक नाराजगी थी अपने घर वालों से कि मेरी बहन को तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं और मुझे आप हिंदी मीडियम में भेज रहे हैं। वो कोई पूछता है, वो ADM साहब पूछते हैं तो बताना पड़ता, मैं बताता हूँ। OCF इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा खराब लगता था कि मुझे बहुत दिन तक ये लगता था कि मैं नहीं, ट्रेन में बच्चे मिल जाते हैं उस टाइप का हूँ घर में। उसके बाद जब कॉलेज में पहुंचा तो वहाँ तो उतना अंग्रेजी का माहौल नहीं था। जब मैं MBA में पहुंचा तो हमारे 180 के बैच में से केवल 2 लोग ऐसे थे जो हिंदी मीडियम के पढ़े हुए थे, और वो कम्प्लीटली अपोजिट दुनिया थी जहाँ पे सारे लोग ज़्यादातर अंग्रेजी में बात करते थे, वो सब करते थे। और
हमेशा लॉजिकल दिमाग जो कहता है वो यही कहता है कि जो भी चीज़ ज़्यादा चल रही है, क्योंकि उस समय 2003 में मुझे बहुत अच्छे से याद है, जो इंग्लिश की जो नई राइटिंग आई जो पूरी की पूरी वो पैदा हो रही थी 2003 ऑनवर्ड्स, बहुत सारे लोग उसमें पैदा हो रहे थे और वो लग रहा था कि ये लोग लिखेंगे कुछ भी और ये तो तुरंत पॉपुलर हो जाएगा। उस समय अमीश आ रहे थे, चेतन भगत थे, दुर्जय दत्ता, कई सारे ऐसे एकदम से ब्रीड पूरी की पूरी आई। और हर कोई अगर लॉजिकली सोचे ना, मैथ्स की तरह लाइफ को सोचे, तो हमेशा हम फायदे वाली चीज सोचते हैं। तो उस समय अगर सोचता मैं कि अरे हम ये करेंगे, तो हमें लगता था, और मैं तो एमबीए ठीक ठाक जगह से कर रहा था, कि अंग्रेजी में लिखेंगे तो तुरंत पॉपुलर हो जाएंगे, तुरंत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बात उसमें समस्या ये थी कि जैसे अगर मुझे गिटार बजाना आता है और तबला ट्रेंड में है, तो मैं तबला नहीं बजाने लगूंगा ना। जो लोग भी वो उल्टा करते हैं वो हमेशा मुंह के बल गिरते हैं। तो मुझे आता ही यही था और मैं अंग्रेजी में उतना कंफर्टेबल नहीं था। और अगर होता भी तो भी शायद ना, जिस माहौल से और जैसी कहानियां मैं लिखना चाह रहा था, उनकी दुनिया हिंदी वाली थी। तो अगर मैं लिखता तो वो बहुत कोशिश करनी पड़ती और वो नकली लगता। और मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि जो कि किताबें मैंने बहुत पढ़ी थी, कि चाहे वो सब नकली है, सब फिक्शन है, लेकिन उसमें ऑनेस्टी एक सच है, वो सच मैच करना चाहिए। तो मेरी दुनिया, जब मैं नौकरी भी कर रहा था जहाँ पे, जिन जिन जगहों पे, वहाँ पे भी माहौल अंग्रेजी था। हम लोग रील इंग्लिश में लिखते थे, प्रेजेंटेशन अंग्रेजी में देते थे, लेकिन जब नीचे चाय की दुकान पे जाते थे तो अपनी भाषा में बात करते थे। तो मुझे लगा कि ये जो हम 10 बजे आके 6 बजे तक नाटक करते हैं वो नकली है, लेकिन जो बीच में ब्रेक लेके जाते हैं वो असली है। तो उस भाषा में मैंने, मतलब मुझे ये कंफ्यूजन उस तरीके का नहीं रहा। और कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है ना कि कौन सी भाषा में लिखना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, हमेशा अगर आप कंफ्यूज हैं तो जो पहले वाली भाषा है उसमें आपको लिखना चाहिए, क्योंकि दूसरी में आप क्यों चालाकी से अपने दिमाग की चालाकी आता है। अगर आप अंग्रेजी में कंफर्टेबल हैं, किसी में भी, मैं तो कह रहा हूँ, जैसे अभी जुम्पा लाहिरी ने तो नई भाषा सीख के किताब लिखी, वो एक नई दुनिया उनके लिए खुली, तो जिसमें भी है। लेकिन अगर ये सवाल है कि हम इसमें करें उसमें करें, तो हमेशा पहले पढ़ें। आत्मानुभूति है, मतलब जिसमें कंफर्टेबल है और जो अपना लगता है, हाँ, जो टच करता है दिल को। हाँ, मतलब जिसमें भी आपको शर्म ना आए 20-25 साल बाद कि हमने क्या कर दिया। जैसे, और ये भी है, मैं एक चीज और भी मानता हूँ, जो कि आप किताब से रिलेटेड भी सवाल पूछेंगे, कि मैं कोई भी किताब अब खुद ये मान के पढ़ता हूँ कि इसका लेखक अब जिंदा नहीं है कोई भी जवाब देने के लिए, तो मैं उसी तरीके से ब्लफ करने की कोशिश करूँगा। जी, यार पापा की जो स्टोरी लाइन, इसकी ओरिजिन कहाँ से और कब आपको लगा? तो ये, अच्छा, मैं बताऊंगा तो मैं सच नहीं लगेगा, लेकिन ना मुझे एक सुबह एक सपना आया, मतलब सुबह का किस टाइम आया वो सपने के बारे में, एक चीज अच्छी है कि पता नहीं रहता कि क्या है। और एक चीज सपने से मुझे याद आई, तो मैं इस दुनिया में ना हर चीज से आदमी बोर हो सकता है, चाहे वो गौतम बुद्ध की जिंदगी क्यों ना हो। हर आदमी, चाहे राजा हो चाहे कोई हो, उसके वो कभी ना कभी बोर होगा जीवन में। इकलौती एक ही चीज है इस धरती पे जिसमें आदमी कभी बोर नहीं होता। कभी कोई सुबह उठ के ये नहीं कहता है कि आज बड़ा बोरिंग सपना आया था, क्योंकि वो बहुत वियर्ड होता है, वो रैंडम होता है, कहीं से कुछ जुड़ रहा होता है। कहीं हमारे घर में बचपन का आंगन वाला कोई घर जुड़ रहा होता है, जहाँ हम रह रहे हैं कोई ऑफिस में कोई अलग ही हिस्सा जुड़ रहा होता है। तो मुझे एक ऐसा सपना आया कि 3 दोस्त जो हैं, मेरे 3 दोस्त जो हैं, हम लोग 50 साल की उम्र में अपने कॉलेज लौट के गए हैं पढ़ने के लिए। अब ये मुझे सपना आ गया, तो मैंने वो लिख लिया। तो गलती से आदत है उस तरीके की लिखने की। तो वो बहुत दिनों तक एक ख्याल रहा, फिर ये लगा कि ये क्यों जाएंगे कॉलेज कभी 3 दोस्त, ऐसा कैसे हो सकता है कि 50 साल की उम्र में कोई 3 दोस्त कॉलेज जाए। तो उसको बैठाते बैठाते ये समझ में आया कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। जैसे कई सारे लोग डिग्री करते हैं, कई सारे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, कई सारे लोग करते हैं। इनिशियल थॉट यहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन कहानी ये नहीं है ना। तो ये कहानी का एक हिस्सा है छोटा सा। तो कहानी ऐसे आई कि आप कई सारी चीजें समाज में चल रही होती हैं, तो हम उस हिसाब से सोचते रहते हैं। तो मुझे इससे पहले मैंने किताब लिखी थी इब्ने बतूती नाम की, जिसमें माँ और बेटे के रिश्ते की कहानी थी। तो नेचुरली एक मन में ये था कि बाप और बेटी के रिश्ते की भी कहानी कहूँ। तो 3 दोस्तों में फिर एक बेटी का ख्याल आया, और उस बेटी का ख्याल आया तो ये लगा कि एक, आजकल तो मैं देख रहा हूँ आजकल के बच्चों को जो पहला प्यार हो रहा है वो 10-11 साल में हो जा रहा है, प्री टीन्स हो रहा है आजकल। जैसे मेरा बच्चा भी 9 साल का है, तो अभी 3 साल बचा है उसका। तो प्री टीन्स में जो हो जा रहा है, तो मुझे लगा कि 14-15 तक आते आते, जैसे हम लोग तो कहता था, डरते थे ना कि जैसे मेरे से मेरे पिताजी की कुल 3 लाइन की बातचीत होती थी। 10 बजे में फोन करता था, और ठीक है, तो उसे ठीक है, कहते अच्छा तो फिर ठीक है, इतने में हम लोग फोन रख देते।
तो लेकिन 14-15 साल की कैसे ये जा रही है आजकल बच्चों में कि जहाँ पे पेरेंट्स से बातचीत बंद हो जा रही है या कम हो जा रही है, उनको लगता है आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, है ना। तो मुझे लगा कि ऐसे एक लड़की और एक ऐसे पिता, अगर पिता को अपनी बेटी से बात करनी हो तो वो बाप बन के नहीं बात कर सकता, उसको दोस्त होना पड़ेगा। या बेटी को भी अपने पिताजी से कम्युनिकेट अगर करना है तो वो उसको अलग तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस किताब का नाम भी फिर यार पापा होगा, क्योंकि वो पापा तो पापा ही है और यार हो जो बाप बेटी की तरफ दोस्त की तरह हाथ बढ़ाता है। मेरी आवाज पीछे साफ आ रही है कुछ, क्योंकि यहाँ सुनाई नहीं पड़ रहा है। असल में ऑडियो में करते करते ना क्या होता है कि वहाँ पे प्लेबैक देते हैं वो लोग, तो यहाँ पे वो समझ नहीं आता कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिल्म में भी आपने लिखा और साहित्य दोनों के अलग एक्सपीरियंस होते हैं, और इन दोनों के एक्सपीरियंस के प्रोज एंड कॉन्स क्या है आपके राइटिंग में? देखिए जो किताब की राइटिंग है, आप ऐसे समझिए कि किताब, अगर किताब में उस किताब का हीरो, हीरोइन, विलेन, आइटम सॉन्ग सब कुछ आप है। आप जिस फॉर्म में लिख रहे हैं, मैंने लिखा कि मनोज साल्वे इस देश का सबसे नामी गिरामी वकील था, वो मैंने इस फॉर्म में लिखा, आपको उसी फॉर्म में पहुंचेगा। मनोज साल्वे की इमेज आप अलग बनाएंगे, है ना, ये हो सकता है। लेकिन जब फिल्म होती है तो जब मैं शब्द लिखूंगा कोई, तो उसके जब मैं, जैसे कोई चीज मैंने लिखी कि मान लीजिए प्रेमचंद की कोई कहानी की एक लाइन लेते हैं, मान लेते हैं हल्कू 3 दिन से भूखा था। अब स्क्रीन पे अगर दिखाना है कि हल्कू 3 दिन से भूखा था, तो वहां तो मैं कैसे बोलूंगा, या तो मैं कोई दिखाऊं आदमी और पीछे से आवाज दूं कि हल्कू 3 दिन से भूखा था, बट वो फिल्म बड़ी बोरिंग होगी जब आप बता रहे हैं सब कुछ। क्योंकि फिल्म में एक चीज काम करती है, हिंदी के 3 शब्द हैं, बताओ मत दिखाओ। तो जैसे मैं बस एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, लाइन में ही बात कर लेते कोई बात नहीं। तो जैसे हल्कू 3 दिन से भूखा है, तो अब उस स्क्रीन पे अगर आप बोलेंगे ना तो लगेगा डॉक्यूमेंट्री टाइप है कि क्या बता रहे हैं। नॉर्मली अच्छी राइटिंग वो होती है जो स्क्रीन पे चल रहा होता है, वो शब्दों में नहीं बोला जाता है, क्योंकि हम लोग इतने तेज लोग हैं कि हम लोग एक झूठ का खेल खेल रहे होते हैं। जो मैं बोल रहा होता हूँ कि अरे आप बहुत सही लग रहे हैं आप, या आप ये, हमेशा तो दिमाग में और चल रहा होता है। हम हमेशा झूठ बोलते हैं सारे लोग, और ये सारा ये नेचुरली साइकी है आदमी की कि हमेशा कुछ अलग से बोलता है, कुछ दिमाग में कुछ और चलता है, बोलता कुछ और। तो फिल्म में अगर एक चीज दिखानी तो हमें दिखाना पड़ेगा, एक आदमी ऐसे बैठा है, कहीं पे पूरी छन रही है, और वो पेट पे हाथ रखे हुए कोई आता है, वो लेता है और वहां पे पूछता है कि अरे ये है ना भूखा लग रहा है। आप फिर भी 3 दिन एस्टैब्लिश बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। होता क्या, जब आप ये लिखेंगे हल्कू 3 दिन से भूखा, तो एक कैमरामैन चाहिए, एक डायरेक्टर चाहिए, एक लाइटिंग चाहिए, एक सेट चाहिए, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए। तो जो आप लिख रहे हैं, जैसे गॉडफादर का नाम सुना होगा सभी लोगों ने। गॉडफादर जब फिल्म बनी थी, मारियो पुज़ो ने उसका स्क्रीन प्ले लिखा था। वो फिल्म का स्क्रीन प्ले जो था, जो शूटिंग स्क्रिप्ट थी, वो उस समय हार्डली 200 लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन वो किताब लाखों लोगों ने पढ़ी थी। वो 200 लोग कौन थे? जो टेक्नीशियंस होंगे, डायरेक्टर थे, जो सिनेमेटोग्राफर थे, जो सेट डिजाइन जिन्होंने किया था, तो वो लोग करते हैं। तो वो जो स्क्रिप्ट होती है वो पढ़ने के लिए, आम जनता के लिए नहीं बनी होती, वो किसी और के लिए, जैसे इंस्ट्रक्शन है कि आप इसको शूट करिए, एक्टर के लिए इंस्ट्रक्शन है कि आप ऐसे एक्टिंग करिए। तो यहाँ पे किताब में वो प्योर फॉर्म है, जिस फॉर्म में आप लिख रहे हैं उस फॉर्म में आप चला जा रहा है। ये बहुत आसान है मेरे हिसाब से, और यही सबसे इसको मुश्किल बना देता है, क्योंकि पूरी दुनिया में आप नाम कमा लीजिए, किताब में अगर नाम नहीं कमा पाए तो कोई भी राइटर अपने आप को कंप्लीट नहीं मानता, कि उसको लगता है कि वो जो प्योरिटी से दे रहा है वो प्योरिटी से पहुंच जाए। तो हर किसी का एस्पिरेशन रहता है कि बाकी तो हम दुनिया में जो करें सो करें, किताब में हमारा हो जाए। इसमें एक मेन किरदार है जो मनोज साल्वे है, उनके साथ उनकी पुत्री है साशा, एक पिता है, सिर्फ पिता ही है, उनका नाम नहीं। तो इसमें 3 जनरेशन है। ये जो मनोज साल्वे मेन कैरेक्टर है, वो एक पिता भी है, बेटा भी है, और एक पुत्री का पिता है। तो वो जेंडर डायनेमिक्स को इसमें आप कैसे एक्सप्लोर करेंगे एज अ राइटर? इसमें आपने अपने प्रभाव को दिखाया है कि उसमें एक पिता का भी कई बातों के लिए वो अच्छा पुत्र भी बनना चाहता है, लेकिन एक जगह उस एक जेंडर बायस में अपनी पुत्री के साथ वो फ्रेंड की तरह भी रहना चाहता है। तो इसको आप कैसे बताएंगे? मैं तो खैर इतना सोच लेता तो मैं लिख ही नहीं पाता लेकिन मैं इसको ना, मैं आपको बताता हूँ कहानी जैसे ना लग रही है, जैसे प्राइमा फेसी मैंने हर जगह उसको मार्केटिंग में भी यही बोला है कि पिता और पुत्री की कहानी है, बट डीप डाउन अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि ये मनोज और उसके पिता की कहानी। अल्टीमेटली होता क्या है ना, आप पूरी दुनिया जीत लें,
और मैं बड़ा मजाक में अपने दोस्तों से बोलता हूँ कि हम लोग पूरी दुनिया जीत के आ जाएं, लेकिन अपना जो फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना, उसमें हर कोई हार जाता है। उसमें कोई ना कोई ऐसा होगा आपका रिश्तेदार जो आपको हरा देगा, है ना, आप उसको बीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे अंडरलाइन उसमें जो मनोज है, वो हम लोग कई बार क्या होता है ना, वो हम अपनी पूरी जिंदगी ना उधार के सपने पूरे कर रहे होते हैं। जैसे मेरे को बहुत दिन तक आईएएस बनने का मन था, क्योंकि मैं अपने पिताजी को देखता था कि वो डीएम साहब को नमस्ते करते हैं, तो मुझे लगता था कि मैं बड़ा होऊंगा ना तो भाई डीएम से बड़ा तो डीएम का बाप ही होता है, तो मैं ये बना दूं इनको तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको कोशिश करते हैं कि हम उनकी नजरों में बढ़ जाए। हमें पूरी दुनिया का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, कई बार हमें केवल एक या दो लोगों का चाहिए होता है। तो अगर आप इस कहानी को डीप डाउन ब्रेक करेंगे तो एक ये अल्टीमेटली मनोज और उनके पिता की ही कहानी है, और जिस चक्कर में वो सब कुछ करते चले जाते हैं। बेटी चूंकि वो चूंकि अब पिता है ही नहीं, तो उसका इफेक्ट कैसे होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, एक स्कैम करके सीरीज आई थी, आप लोगों ने देखी है क्या? वो इश्क है तो रिश्ते है, इसमें नहीं है। तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जिन्होंने वो लिखी है, बड़े भाई हैं, वैभव शनि पटना के ही हैं वो। तो एक दिन वो ऐसी, हम लोग हर 15 दिन में आधे घंटे कॉल करके फिल्म इंडस्ट्री की बुराई करते हैं एक दूसरे से कि कितना खराब है, कितना है। तो इस तरीके का हमारा एक रिचुअल है, वो बड़े भाई मेंटर की तरीके से। तो एक दिन उनके पिताजी अब बॉम्बे शिफ्ट हो गए, तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा सर क्या चल रहा है? तो कहते हैं अरे यार मैं पिछले 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ, मेरे पिताजी 3 बार ताला चेक कर चुके हैं जाके, आ ही नहीं रहा है नीचे। हर बार जाते उनको लगता है ताला खुला छोड़ गया, गैस खुली छूट गई है, और वो ऐसे वो करके आ रहे हैं। ऐसी होती है आदत में, एक उम्र के बाद ऐसे असर भी होते हैं। तो मेरे को पता नहीं कैसे ख्याल है, मैंने कहा सर आपको ये पता है कि जब आप बुढ़े होंगे तो आप भी एग्जैक्टली ऐसे ही बिहेव करेंगे, और जो एग्जैक्टली हम ऐसे ही बिहेव करेंगे यही हमें यूनिक बनाता है। जैसे कई बार कई सारी कहानियां हमने पढ़ी है ना कि जब आप चाहे नफरत करें चाहे प्यार करें अपने घर वालों से, अल्टीमेटली हम उन्हीं की वजह से बनते हैं जैसे भी बनते हैं। हम एग्जैक्टली जैसे मेरी माता जी बड़ा नाराज होती थी, मेरे को मन में मानती थी टोटका वो कि मंगलवार और शनिवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए। मैं जितने दिन उनके साथ था, मैं मंगल और शनिवार को ही बाल कटवाता था। जैसे ही मैं कॉलेज गया, मैं मंगल और शनिवार को मैंने बाल कटवाना छोड़ दिया, क्योंकि तब मुझे ज्यादा जरूरत महसूस हुई। तो ये है, मुझे नहीं मालूम कि वो मैं सही उसका जवाब दे पाया। वही, और इतने सारे इसमें कैरेक्टर हैं, मनोज है, साशा है, अनुभा है, प्रिया है, मिता है, और आपने एक बड़ा यूनिक कैरेक्टर इसमें बाबा इस्माइली, हाँ, और उनके साथ गजेंद्र भी हैं। तो मैं इतने अतरंगी कैरेक्टर में आप अपने आप को किस कैरेक्टर के थोड़ा भी समीप पाते हैं? इसमें कैरेक्टर पवी रंजन नाम का है, बाबा का कैरेक्टर। मैं बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, जैसे मेरे पिताजी और इन लोगों ने मेरे को, अच्छा क्या कभी एक चीज है कि मैं बड़ा ऐसा लग रहा हूँ मेरे घर पे बड़ा दबाव डाला गया है मेरे, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी पढ़ने को नहीं बोला गया। तो जो भी मैंने शरारत की अपने आप ही खुद की। तो मैं जब इंजीनियरिंग की तैयारी करने गया लखनऊ, तो मैं रजनीश की किताबें, ओशो की कम से कम 80 किताबें मैंने 2 साल में पढ़ी होंगी, और एक घटिया से कॉलेज में जाने के लिए भी मैंने 2 साल का समय लगाया, मैं केवल रजनीश पढ़ता था। और क्योंकि मैं बताता हूँ मेरे को वही था कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, हम क्यों हैं यहाँ पे, इस धरती पे हमारी जगह क्या है, हम क्या जगह बनाएंगे। तो उस समय जब रजनीश बहुत ज्यादा पढ़ लिया उस वर्ष पे कि अब मैं घर छोड़ सकता हूँ, इस दुनिया में ही कुछ नहीं रखा तो घर में भी क्या रखा है, तो वो रिफ्लेक्शन मेरे पे उस कैरेक्टर का बहुत दिन तक उस तरीके का। मैं भले आश्रम कभी नहीं गया या कभी फिर आगे इधर 10 साल से पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जो अगर उस देखेंगे उस कैरेक्टर की जो बेचैनी है, वो मेरी बेचैनी जैसी है। कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जब अपने हॉस्टल में मैं ऐसे बिस्तर पर कुर्सी लगा के और 5 अल्टीमेटली देखिए पूरी धरती पे, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो जाए कोई, चाहे वो क्रिकेटर हो जाए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो जाए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो जाए, आप देखेंगे डीप डाउन सारे लोग किताब लिख रहे हैं, है ना। तो अल्टीमेटली हम लोग के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है कि हम कुछ ना कुछ इस दुनिया को उपदेश देना चाहते हैं। तो मेरे मन में भी कॉलेज के टाइम से था कि मैं उपदेश देना चाहता था, और उसका बेस्ट फॉर्म था कि हम कुछ पढ़ के वही चीज घुमा के दुनिया को वापस करते हैं। तो साहिर साहब का एक कोई लाइन भी है कि जो दुनिया ने मुझे गम दिया वही लौटा रहा हूँ मैं, कुछ ऐसा तजुर्बो लौटा रहा हूँ। तो वो शायद मैं नहीं भी पढ़ा था तो भी मुझे लग रहा था कि मैं कुछ लौटा दूँ, मुझे दर्द मिले इस धरती के। तो बाबा का जो कैरेक्टर है अगर आप देखेंगे तो वो ऐसे ही बेड पे कुर्सी लगाता है और उसके 4-5 भक्त लोग होते हैं। तो वही
हालांकि अब मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ, लेकिन एक टाइम पे मुझे लगता था कि अगर मैं क्लोज टू जो रियल लाइफ है वो बाबा है, और केवल इस वजह से क्योंकि वो थोड़ा ना जब हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाते हैं अपने आप को, या बहुत ज्यादा हम जब बताते हैं कि हम तो बड़ा सही कर रहे हैं, तो वो एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, हम असली में अपने आप को छुपा रहे होते हैं। क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से पता है जिस तरीके की दुनिया में हम लोग हैं, किसी भी के भी आप कंधे पे हाथ रख दीजिए 5 मिनट तो वो शायद रो दे, वो अजीब से एक उसमें है ना जितना बॉम्बार्डमेंट। आपने ये मेंशन भी किया 20 सेकंड के बाद यदि कोई कैरेक्टर से या कोई इंसान से, ह्यूमन बीइंग से मिले तो उसके बाद उसकी इमोशंस पिघलने लगती है। 1-2 जगह आपने मेंशन किया। आपका राइटिंग प्रोसेस रूटीन में है या इंस्पिरेशनल? मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता इंस्पिरेशन की जो हालत है, लेकिन मैं बहुत कोशिश की मैंने शुरू से कि मैं डेली लिखूं। अब जाके फाइनली पिछले 2.5 साल से मैं डेली लिखता हूँ। डेली मतलब वो एक ऐसा समय है घर में कि जैसे उस समय मैंने बोल रखा है कि घर में आग लग गई, कोई बात नहीं, जब गर्मी आएगी तो मुझे पता चल जाएगा, कोई डिस्टर्ब ना करे। और इससे मेरे को एक किस्सा याद आता है, कोई राइटर को उनसे पूछा गया कि उनका राइटिंग प्रोसेस क्या है, तो उन्होंने बताया कि जब मैं अपने कमरे में आता हूँ, जो मेरा पढ़ाई वाला कमरा है, और दरवाज़ा बंद करता हूँ, तो सामने वाले ने पूछा अच्छा तो फिर आप तब लिखते हैं? तो मैंने कहा नहीं, जब कमरा बंद करता हूँ तो बाहर की दुनिया बंद नहीं होती है, तो मैं वेट करता हूँ कि बाहर की दुनिया बंद हो जाए तब मैं, तो फिर उन्होंने कहा तो फिर आप लिखते हैं? कहते नहीं, फिर मैं टेबल पे बैठता हूँ और वेट करता हूँ। तो कहते अच्छा फिर लिखते हैं? कहते नहीं, फिर मैं वेट करता हूँ कि मैं भी वहाँ से हट जाऊँ तब मैं लिखता हूँ। तो जो राइटिंग है वो टोटल सरेंडर है। जैसे मेरी माता जी पूजा करती थी कि वो पिताजी के प्रमोशन से लेके मेरी नौकरी तक सब मांग लेती थी, वैसे ही राइटिंग भी है कि सब उसमें मिल जाए। ये हम लोग भी माँ है, और हम लोग भी जितना भी पढ़ ले लिख ले वो मंगल वाली बात हमारे साथ भी होती है और हम लोग ये मानते हैं। मैं एक प्रश्न मतलब है मेरा कि अभी जो आप हैं विद ऑल एक्सपीरियंसेस, अभी के राइटर जब शुरू करते, अपने जब पहला राइटिंग शुरू किया था, तो अभी जो आपने यार पापा के जो राइटर है दिव्य प्रकाश दुबे जी, जो फर्स्ट लेखनी लिखी थी, वो पूरे एक्सपीरियंस के साथ उस वक्त पे वापस जाते, तो आप क्या सजेशन देते? अच्छा मतलब पहली किताब लिख रहे हो, लेकिन इतना एक्सपीरियंस के बाद एज ए राइटर, उस समय जब आपने लेखनी शुरू करी, तो इतना एक्सपीरियंस के बाद आपने इतने उतराव चढ़ाव देखा होगा, क्या एक राइटिंग स्किल में उनको सजेशन देते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, पहली बार किसी ने इतने अच्छे से ये पूछा है। जब मैं क्रिकेट देखता था तो मैं सहवाग से बड़ा इंस्पायर्ड था। सहवाग की अच्छी बात क्या थी कि वो पिछले मैच में 6 रन पे आउट हुए हों, या 0 पे आउट हुए हों, या 206 पे आउट हुए हों, जब अगले मैच में वो खेलने आते थे तो ऐसे ही खेलते थे कि पिछले मैच में 500 रन बना के गए, ठीक है ना। तो अब जब 7 किताबें या 6 किताबें आप लिख लेते हैं तो समाज का या अपना ही एक प्रेशर ये आ जाता है कि हमने तो कुछ कमाल कर दिया है ना। आप पे एक बैगेज आ जाता है कि हम 7 किताबें लिख चुके हैं। लेकिन कमाल की बात यह है किताब के साथ में कि जो आप किताब लिख रहे होते हैं वो पहली किताब होती है आपकी, क्योंकि मैंने तो यार पापा इससे पहले लिखी नहीं है, इससे पहले तो वो किया नहीं है। और जब आप पहला कर रहे होते हैं ना तो आप फ्री रहते हैं कि मैं गलतियां कर सकता हूँ, आप फ्री रहते हैं कि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ज़्यादा किताबें लोग लिख लेते हैं तो वो सेफ होते जाते हैं। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि एक आध किताब में मैं भी सेफ हुआ, फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं ये प्रेशर ही नहीं लूँगा, मैं सहवाग स्टाइल में बैटिंग करूँगा कि मैंने जो भी लिखा है मैं हर बार भूल जाता हूँ कि मैंने ये किया है। जैसे मैं बीच में चैनल में काम करता था तो वहाँ पे बहुत जो प्रोड्यूसर्स होते हैं और जो चैनल वाले होते हैं उनमें आपस में बहुत लड़ाई होती रहती है कि भाई आप, वो कहते हैं कि अरे आज ये एपिसोड नहीं आया। आप लोग जो देखते हैं डेली टीवी सीरियल या जो भी है उसमें बहुत लड़ाई होती है, पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो हमारे प्रोड्यूसर साहब थे तो वो 20-25 साल से टीवी बना रहे थे और मेरी नौकरी नई लगी थी और नौकरी भी मेरे कुछ था कि मेरा कोई वीडियो देखा किसी चैनल हेड ने और उन्होंने कहा आप आ जाइए हमारे यहाँ, और वो बहुत ही रैंडम था, मतलब वो नौकरी मेरे को करनी ही नहीं थी और आ गया। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो हमेशा मेरे को ना हर 2 दिन में बताए अरे टीपी तुम्हें पता नहीं है यार, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 25 साल से कर रहा हूँ। तो मैंने कहा सर एक बात बताइए, जो सीरियल है आपने कितनी बार बनाया, आप इससे पहले कितनी बार फलाना सीरियल बना चुके हैं? मैंने कहा नहीं ये पहली बार बना रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी पहली बार कर रहा हूँ।
आप भी पहली बार कर रहे हैं, हम दोनों लोग अभी डेब्यू कर रहे हैं इसमें, तो वो अप्रोच ही रखना चाहिए जो एक नाइव अप्रोच होता है। इसीलिए जो आप ये देखिए कि भले वो किताबें 7वीं या 6ठी ज्यादा अच्छी हो वर्सेस पहले के क्राफ्ट में, लेकिन अगर पहली नहीं होती तो दूसरी नहीं होती और वो 7वीं नहीं होती, और हो सकता है ये पहली किताब हो जो मुझे 25वीं किताब लिखनी हो उसकी तैयारी के लिए, तो मैं उस हिसाब से ही क्रिकेट की तरह किताब लिखने की कोशिश करता हूँ। ऑलवेज लर्नर, विद्यार्थी होनी चाहिए। हाँ, मतलब हमेशा मैं हटा देता हूँ प्रेशर की, मैं उस दिव्य प्रकाश को मार के अलग कर देता हूँ कमरे में जब बैठता हूँ ना कि ये भी हट जाए, हाँ, तब मैं लिखूँ। आप आज के लेखनी में आपको युवा बहुत ही लुकअप करते हैं और देखते हैं और पढ़ते हैं, बड़ा ही इजी साहित्य और शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है जो हर किसी के समझ में आए और रोजमर्रा की जो जिंदगी में होती है। आप किससे प्रभावित हुए और अभी तक अभी भी नए वाले भी बता सकते हैं, पुराने में आप किससे प्रभावित थे? जब मैं पढ़ता था, जब कॉलेज में था मैं, तो एक मेरी कोशिश रहती थी कि रोज 50-100 पेज पढ़ के सोए। वो नेचुरली एक प्रेशर मैंने अपने आप से ही ले लिया था, लेकिन उस समय जब पढ़ रहे थे, जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, तो जो सबसे ज्यादा जो राइटिंग जिनकी पसंद आई मेरे को, मनोहर श्याम जोशी जी की जो भी किताबें थी, चाहे वो कसब हो, चाहे वो डटा प्रोफेसर हो, कोई भी। और दूसरे एक, चूंकि मैं गाजीपुर, हमारे रूट्स गाजीपुर जाते हैं, गाजीपुर के एक राइटर है राही मासूम रजा, तो उन्होंने महाभारत आप सब लोगों ने देखा होगा, तो उसमें मैं समय हूँ उन्होंने क्वाइन किया था वो, कि वो क्या अल्टीमेट टूल था उस समय के हिसाब से कि समय कहीं पे भी आगे जाके पीछे जाके। और राही साहब ने बहुत फिल्में भी लिखी, गोलमाल लिखी, तमाम फिल्में लिखी, ऋषिकेश मुखर्जी जी की कितनी फिल्में लिखी। तो मुझे लगता था राही साहब का, अब मैं और पढ़ता हूँ जब भी, तो मैं और अप्रिशिएट कर पाता हूँ कि उस समय में वैसा लिख पाना कितना मुश्किल था और कितनी आसानी से वो कर लेते थे। मनोहर श्याम जोशी ने बहुत लेट लिखना शुरू किया था, 42-43 उनकी पहली किताब आई थी मेरे ख्याल, और अभी भी पढ़िए तो ऐसा लगता है कि ये सब अभी चल रहा है। तो और वो इतना फ्लो था उसका, और उसमें कोई बात थी चलते चलते कोई ऐसी बात, तो उन दोनों लोगों, मुझे लगता है कि वो दो लोग ऐसे हैं जिनको मैं बार बार पढ़ना चाहूँगा। और एक किताब, 2 किताबें बल्कि, जो मुझे लगता है हर किसी को जो भी हिंदी में शुरू कर रहे हैं पढ़ना चाहिए। एक मुझे चांद चाहिए, किताब थी सुरेंद्र वर्मा जी की, जिसमें वर्षा वशिष्ठ जो कैरेक्टर था, मैं एक्चुअली शाहजहांपुर में तब 12th किया है मैंने, तो मैं एक तो इस वजह से मुझे बड़ा रिलेट हुआ उससे कि एक लड़की जो बड़े शहर में अपनी पहचान ढूंढ रही है, जो जगह बनाने की कोशिश कर रही है वो, और दूसरी शेखर एक जीवनी आगे की जो किताब है, वो उसमें एक लाइन थी जो मैंने 1000 बार उस समय पढ़ी होगी। उसमें एक जगह लाइन थी, स्कूलों में बनते हैं टाइप और वो बना व्यक्ति। तो मैं इस बात पे, क्योंकि तब हमारे कॉलेज को ISO सर्टिफिकेशन मिला था कि एक जैसे क्लास बनेंगे, एक जैसे निकलेंगे, तो मुझे लगता था कि वो स्कूलों में बनते हैं टाइपकास्ट जो हो गया, वो व्यक्ति बनना क्या होता है, वो हम क्या ला रहे हैं। तो वो लाइन कई सारी, मैं तो जैसे लोग शायरी सुनाते हैं ना, वैसे मैं अभी भी प्रोज सुना सकता हूँ इन सब किताबों की, तो जैसे घंटों कर सकता था उस समय भी। मुझे लगता है वो उन लोगों से मैं बहुत प्रभावित रहा। आपको मैं भी विश्वास करता हूँ, भले मेरा रोज विश्वास टूट जाता है सुबह उठने का शाम तक, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छी ह्यूमन काइंड, ब्रेकमान करके नाम। हम लोगों के अंदर में इतना सारे प्रश्न आपसे पूछने का, लेकिन हमारे साथ समय की, आपको कुछ प्यारा लगता है उससे हमें बहुत पसंद है। उसमें 2 लाइन लिखी हुई है कि मैं वैसा कितना होता है, तो नॉर्मली मुझे 2 चीजों में बहुत समय लगता है। तो पूरी किताब सोची श्री सिद्धार्थ पाठक के लिए, तो मेरे पब्लिशर है शैलेश, कभी आएंगे तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इसमें से नाम हटा देते हैं। तो मैंने कहा क्यों? कहते ससुर जी रहने दो, नाम हटा दो। कहते जमाना इतना खराब है, कल को कहीं दूसरी शादी होगी तुम्हारी, तो उसमें रीप्रिंट में दिक्कत ना हो। तो ये डेडिकेशन इसका एक पैराग्राफ में सुनाता हूँ कि पापा जी के लिए, इस उम्मीद में मैं उनकी नकल करता रहता हूँ कि शायद किसी दिन नकल करते करते अकल आ जाए। और ससुर जी, अब उनका नाम तो हट ही गया है, जो अपने आप में चलता फिरता बनारस है। और चलता फिरता बनारस है, ससुर जी को डेडिकेट किया आपने, इसका किस संदर्भ में किया? क्योंकि वो कैसे भी बिहेव कर सकते हैं। उनकी अच्छी बात यही है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, और कुछ भी, जैसे वो नॉर्मली हम लोगों के ऐसा माना जाता है कि किसी से सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, है ना। तो जैसे वो पूछेंगे कि पिक्चर में कितना पैसा मिलता है, तो ये सब सवाल बाकी भी दामाद के सामने पूछ लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा होता है कि बता भी दूं, लेकिन फिर बाकी दामाद परेशान हो जाएंगे, इसलिए तो
ये मैं एक दो पैराग्राफ इसके पढ़ता हूँ, क्योंकि वो अपनी किताब पढ़ना ना बड़ा अजीब सा हो जाता है। ये हमें रास्ते के पिछले सभी पुल जलाने पड़ते हैं, वरना आगे बढ़ा नहीं जा सकता। मनोज साल्वे, इस देश का सबसे नामी गिरामी वकील, अपने जीवन के लगभग सारे पुल जला चुका था। वो इतना आगे निकल चुका था जहां से लौट पाना असंभव था। हम सभी अपनी परछाई ढूंढने के लिए अभिशप्त हैं। सूरज डूबने के बाद परछाई फैलकर रात हो जाती है। रात का अंधेरा असल में हमारे भीतर का एक छोटा सा टुकड़ा है। इसलिए हर किसी का अंधेरा दूसरे से अलग होता है और उजाले की खोज भी। हर आदमी में कई रातें होती हैं और हर औरत में कई से कुछ ज्यादा। तारे हमारे छूटे हुए सपने हैं, टिमटिमाती हुई रोशनी उन रास्तों की आवाजें हैं जो हम भटक चुके थे। अब आप में से प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली आपने एक जगह मेंशन किया था कि आपको कंटिन्यू राइटिंग करने में बहुत दिक्कत होता था, बट अब आपने स्टार्ट कर दिया है। तो एज ए स्टूडेंट हम लोग का क्या होता है ना, वो रात का जो मिडनाइट एट 3 PM हिट करता है ना, कल से तो राइटिंग शुरू करूँगी, अरे इतना मोटिवेशन है, तो वो चीज़ होता है ना, बट सुबह तक इट्स ऑल ओवर। तो कंटिन्यूटी करने में, राइटिंग को करने में, अपना एक्सप्रेस करने में जो वो होता है, तो उस चीज़ को लाइक कहाँ से वो मोटिवेशन आता है कि इसको बुक्स पे आज कॉपी पे इसको कर देना, जर्नल करना है आज भी आ जाता है वो थोड़ा सा, क्योंकि आपका दिन चूंकि समय बटा हुआ है। जैसे मुझे हर हाल में पता है कि सुबह 7 बजे चाहे मैं जो कर रहा हूँ, अपने बच्चे को एक कहानी सुना के उठाना है, फिर उनको नहलाना धुलाना है, वो 45 मिनट का काम है। अब ये तो मैं डिले नहीं कर सकता ना उसमें, ये पता है कि ये फिक्स है समय डेली का, ये फिक्स है, इसके अलावा मैं नहीं कर सकता। होता है एक चीज जो हम लोग नहीं कर पाते फोकस, जो मेरे साथ भी दिक्कत थी, जैसे मान लीजिए कि 1 घंटा आपको लिखना है, और कई बार ना वो 1 घंटे का मतलब ये नहीं कि आप लिखें ही उस समय, आप 10 से 11 अपने सब दोस्तों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को बता दें कि ये 10 से 11 हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, और आप अपना फोन जो है ना, जो भी आकर उस फोन को उठा के दूसरे कमरे में रख दीजिए। बस आपने 2 काम कर लेकर आप इंटरनेट से दूर हो गए और आपने फोन दूर रख दिया, तो धीरे धीरे क्या है ना, आपके घर वालों को भी आदत हो जाएगी, आपके दोस्तों को आदत हो जाएगी, और 1 घंटे आप भले केवल सफेद कागज को या स्क्रीन को घूरिए, लेकिन 1 घंटे को आप जब 21, 22, 25 दिन तक कर लेंगे, तो हम लोग की एक मसल मेमोरी होती है, वो रिफ्लेक्शन पे फिर काम होने लगता है। फिर आपको खुद ही नहीं अच्छा लगेगा कि आज मैं नहीं बैठा या नहीं बैठी। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे, तो जो एक और ट्रिक मैं करता था जब मैं नौकरी किया करता था, तो सैटरडे संडे जैसे ऑफ रहता था, तो मैं ये नहीं मानता था, आप देखिए हिंदुस्तान इतना अच्छा देश है कि सैटरडे संडे मिला के 104 दिन हो गए, 52 सैटरडे 52 संडे, और होली, दिवाली और तामझाम सब सारे दिन मिला के 30-35 दिन की छुट्टी है। 150 दिन गए से गई हालत में छुट्टी होती है इस देश में, ठीक है, 140 दिन तो होती है। तो मैं जब वीकेंड पे आता था फ्राइडे को ऑफिस से, तो मैं ये नहीं मानता था कि ये 2 दिन है, मैं ये मानता था कि ये साल का 34वां और 35वां दिन है, ये 37वां और 38वां दिन है। आप सोचिए ना, 3 महीने से ज्यादा का समय है, आप शादी अटेंड करना है, घूमना है, सब हटा दीजिए, तो भी आपके पास 60 दिन है। 60 दिन में तो आपने गिटार बजाना सीख लिया, वैसा है। अगर आप लगे तो आप उसको कंटिन्यूअस अपने दिमाग में जिस दिन मानेंगे ना, तो उस दिन जादू शुरू हो जाएगा। आप डेली बैठिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक रे ब्रैडबरी करके बहुत बड़े साइंस फिक्शन के राइटर हुए अमेरिका में, उन्हीं की किताब से नकल कर करके आज तक फिल्में और सीरीज बन रही हैं। तो उनकी किताब है ज़ेन ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, तो उसमें उन्होंने 2 बातें बड़ी सही बोली हैं। उन्होंने बोला है कि आप रोज 1000 दिन तक रोज एक शॉर्ट स्टोरी पढ़कर सोइए, और लगातार 52 हफ्ते तक एक एक कहानी लिखिए। कहते हैं इस धरती पे कोई भी इतना घटिया नहीं लिख सकता कि जो 52 हफ्ते तक खराब कहानी लिखे। तो ऐसा है, और 1000 दिन लेकिन पढ़ने का मतलब 3 साल से ज्यादा आप अंदर लीजिए इसको। हम होता क्या है कि हम लोग कई बार अर्ज होती है कि हम लिखेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि लिख के फलाने लोगों ने तो पहचान बना ली है ना। हमें लगता है हम क्या होता है, हम ये नहीं देखते ना कि पीछे 16 घंटे 18 घंटे जितना मैं वही सोच रहा हूँ, जब मेरे से कोई पूछता है कि हम राइटर बनना चाहते हैं क्या, तो मैं उसको ये नहीं बता पाता कि मैं 2001 में मृत्युंजय 700 पेज की किताब 3 बार पढ़ के रख चुका था। इसलिए नहीं कि मुझे राइटर बनना था, क्योंकि मुझे पढ़ने में मजा आता था। तो हम मजे के लिए पढ़ना, जब बहुत सारा अंदर चला जाएगा ना, और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि इस दुनिया में इतना कुछ है लिखने को कि अगर आप अपने जिंदगी पर अपने मोहल्ले को ही सही से देख के अलग अलग एंगल से लिख दें, तो उसके बाहर कहानियां ही नहीं है। आपकी नज़र में क्लासिकल लिटरेचर और कमर्शियल लिटरेचर में क्या अंतर है? अगर मैं किसी 9वीं या 10वीं के
छात्रा को पढ़ने के लिए सजेस्ट करूं आज के अभी के लेखकों को, तो कौन सी किताब देनी चाहिए? लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा ठीक राइटर हूँ, लेकिन सीरियस नोट पे बात बताता हूँ। आप ना ये जो सारी किताबें हैं, और ये बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए भी कि जब मुझे 9th-10th के बच्चे भी जब मेल भेजते हैं, तो आप देखिए जो मसाला चाय करके एक मेरी किताब थी, उसमें ना एक आध कहानियां ऐसी हैं जो अभी भी वैसे ही घट रही हैं। उस समय में हम ना बाहर की सेटिंग बदली है, अंदर अंदर कुछ नहीं बदला इस पूरी दुनिया में। अगर आप देखेंगे तो बेसिक ड्राइविंग फोर्स जो है इस धरती में, वो ग्रीड और फियर ही है कहीं ना कहीं, और तीसरी ईर्ष्या है। तो और भी कई सारे फोर्सेस हैं, बट मेन बॉइल डाउन करेंगे तो ये है। तो आप अगर देखेंगे तो ऐसी, मतलब जैसे अगर आपको किसी 9th-10th के बच्चे को देनी है, तो डार्क हॉर्स जैसे नीलोत्पल की एक किताब है, वो इसलिए देनी चाहिए क्योंकि हम लोगों की आदत है ना, हम रैग्स टू रिचेस स्टोरी दिखाते हैं कि जहाँ पे एक आदमी सब जीत ले गया। आप देखिए ना, सारी हमारी पुरानी फिल्में, बॉन्ड की फिल्में, धर्मेंद्र की आंखें देख लीजिए, पुरानी फिल्म, एक आदमी जाता है पूरा सब जीत के चला आता है, एक जेम्स बॉन्ड जाता है पूरी दुनिया जीत लेता है। हम लोग ये नहीं बताते कि हारने वाले लोगों की कहानियां क्या है। तो जैसे वो किताब दे सकते हैं ताकि आपको जो यूपीएससी को लेके कम से कम हिंदी जो काउ बेल्ट है उसमें इतना हुआ है, वो ब्रेक हो, ताकि वो जाने कि जिनका नहीं होता उनका भी क्या होता है। तो इस तरीके जो भी किताबें ऐसी हैं, जैसे जहाँ पे केवल सपने फॉलो करने वाले हर बार जीतते नहीं है, वैसी कहानियां, वैसी बातें आते हैं, तो वो बात है। और एक चीज और भी, आप 1-2 किताबें लेंगे ना, बच्चे इतने स्मार्ट हैं आजकल के कि वो अपने आप एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, आप जबरदस्ती उनको प्रेमचंद का, शेक्सपियर का कुछ भी क्लासिक नहीं पढ़वा पाएंगे। वो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे वहां तक, अगर उनका मन होगा। हर कोई तो वैसे भी नहीं पहुंचेगा। तो आप ये जो भी है इसमें, इसीलिए हम लोगों ने नई वाली हिंदी जब शुरू में आया था, इसलिए नहीं था कि वो कोई पुरानी वाली हिंदी का अगेंस्ट है। वो कई बार हम एक नई लकीर बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम इस जमाने की बात उनकी भाषा में कर रहे हैं। तो ये ऐसा किताब की लिस्ट बनाऊंगा तो फिर मैम वही है ना, मैं फंस जाऊंगा। कोई भी किसी भी उम्र का पढ़ सकता है उसको। लेकिन कोई क्लासिकल नहीं हो पा रहा है। और दूसरा इसी से मिला जुला सवाल है कि हिंदी साहित्य में लिखा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप कंपैरेटिव तुलना करें रीजनल साहित्य, जो हमारे क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य हो, बंगला हो, मलयालम हो, अभी मैथिली ही की बात करें, तो नयापन क्षेत्रीय भाषाओं में ज़्यादा है, वेरिएशन ज़्यादा है, इनोवेशन ज़्यादा है। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? सर, ये जवाब बड़ा आसान है सर। देखिए, क्लासिक होने के लिए ना उसको एक समय का पास होना जरूरी है। जैसे जो नया जो भी है ना, मान लीजिए अगर हम ये कोई भी किताब जब आई थी तो पहले साल वो क्लासिक नहीं हो गई थी, वो 10 साल में भी क्लासिक नहीं हुई थी। अभी पिछले साल एक 2020 में जब कोरोना बिल्कुल पीक पे था, तो एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी क्वींस गैम्बिट नाम की, है ना। अब क्वींस गैम्बिट की मैं आपको कहानी बताता हूँ कि क्वींस गैम्बिट के जो राइटर थे, उनकी डेथ हुई थी 1983 में, और 1983 में जब उनकी डेथ हुई तो उनकी टोटल 6 किताबें पब्लिश हुई थी। 10 साल घटा दीजिए तो आ गए हम लोग 73, 63 और प्लस 3 66। 1966 में इन राइटर की 3 किताबें आई एक साथ, है ना। और जब है ना, तो उनकी किताब आई 1966 में। उसके बाद से जब वो हिट हो गए, पढ़ाते थे, अगले 17 साल वो केवल क्लब्स में घूमे अमेरिका में, और केवल उन्होंने नशा किया और चेस खेला। 1983 में उनकी जब आई, फिर अभी चेस पे किताब थी, तो उस समय के जो बड़े बड़े फिल्म मेकर थे सबने उसके राइट्स के लिए कोशिश किया और सोचा कि भाई हम ये बना दें, लेकिन चेस इतना बोरिंग चीज है ना कि चेस में कोई क्या चीज बना सकता है। अब चेस में कैसे ड्रामा है भाई, अगर तलवारबाजी है तो उसमें ड्रामा है, किसी की जान जा सकती है, किसी भाला चल रहा है तो ड्रामा है, बंदूक चल रही है तो ड्रामा है। तो वहां पे 83 के राइट्स लिए गए और उसके बाद वो नहीं बना। फिर 2018-17 में स्कॉट एडम्स ने उसको लेके एक सीरीज बनाई। उस सीरीज का असर इतना ज्यादा हुआ कि इस पूरी दुनिया में चेस का सब्सक्रिप्शन बढ़ गया। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन तो बढ़ा ही, चेस को एनरोल करने वाले ज्यादा लोग हैं। जब उतने अच्छे को 40 साल लग गया, तो जो नया वाला है उसको क्लासिक होगा नहीं होगा, हमारे उम्र के बाहर की बात है, जो पहली चीज है। दूसरी बात से मैं बिल्कुल सर अग्री करता हूँ आपके कि जो बांग्ला में, जैसे मैं खुद भी रविशंकर बल जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, जो बांग्ला में लिखते हैं, उनकी किताब दोज़खनामा तो मैं कम से कम 40 लोगों को गिफ्ट कर चुका हूँ। इस तरह की किताब है। लेकिन मुझे लगता है सर अभी ट्रांजिशन फेज में धीरे धीरे जिस तरीके के थीम्स अगर आप देखिए, जो मॉडर्न थीम्स अब हिंदी में हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और स्पेशली वैसी थीम्स जो
नए लोग जिससे रिलेट कर पाए, चाहे वो जूझ रहे हैं जिस चीज़ से, या जैसे अब ये कहाँ पे संभव था कि एक बेटा जो है वो अमेरिका जब जा रहा है तो अपनी माँ के लिए कोई दोस्त ढूंढ के जाए या उनका प्रेमी ढूंढ के जाए, उनकी शादी कर जाए। तो मॉडर्न थीम्स हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस तरीके से करें। अब वो कितने सफल होते हैं ये नहीं मालूम, लेकिन अगर आप इस पूरे नए उसको देखेंगे जो बहुत ये बहुत कम समय है उसको जांचने के लिए। हम लोग जल्दबाजी में करके वो उसको अभी इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। बस यही मेरा हम्बल सजेशन है। और क्या हम लोग की समझ थोड़ी कम है क्या है? इसलिए मैं इस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ कि अमेरिका में तो वाल्ट व्हिटमैन जो तब किताब लिख रहे थे जी, और भारतीय जाकर वहाँ पर उस चीज़ को समझ गया कि कितना महान किताब लिखा गया है। आप एक किताब और मैं कोट करूँगा, फ्रांस के नित्शे जब किताब लिखे थे सुपर ह्यूमन, हाँ, और माना जाता है कि भारत में जो अरविंदो का पूरा दर्शन है, कुछ लोग बोलते हैं रजनीश सबका उन्हीं से है, सबका उनसे है, बिल्कुल, और ये मोटा मोटी समकालीन ही सारे लोग हुए जी। तो हम लोगों का समझ कुछ कम है कि हम लोगों को समझने में समय लग जाता है। नहीं सर, तो आप ये भी तो देखिए ना, उस समय देश में विवेकानंद जैसे कितने लोग हाँ, थे। तो वो तो बात वही जवाब, वही सवाल ही में जवाब है कि क्या मतलब जो हम इस समय के विवेकानंद हैं विवेकानंद उस समय भी विवेकानंद थे ना सर। तो वो लेकिन एक बात मैं बिल्कुल अग्री आपसे कर रहा हूँ कि जो मॉडर्न से, इनफैक्ट आप देखिए अगर फिल्में भी देखिए, जो मलयालम में वो लोग जिस तरीके के थीम्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपको एक पिक्चर में बताता हूँ, जोजी नाम की एक पिक्चर है, अमेज़न प्राइम पे मिलेगी। उसमें फहद फाजिल नाम के एक एक्टर हैं और वो शेक्सपियर के ड्रामा को अडेप्ट किया उन्होंने। आप ये सोचिए कि वो लोग इस लेवल पे हैं जीवन में कि जहाँ पे वो पिक्चर उन्होंने लीनियर शूट की है कि ताकि वो कैरेक्टर को अपने बाप को मारना है जाके लास्ट में, तो स्टेट ऑफ माइंड में आए तो लीनियर उन्होंने शूट किया। ये हम लोग बहुत आगे हैं वो लोग हमसे, तो हमें बिल्कुल उसको लेके, जैसे आप एक किताब अभी आई थी जयंत कायकनी की, नो प्रेजेंट्स प्लीज नाम से, तो वो पढ़ेंगे तो हम लगेगा बाप रे लोग क्या कर रहे हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। मतलब वो बहुत वो ठीक होता क्या है ना कि हम 6-7 साल में कोई चीज जो घटी है ना, उसको 6-7 साल में जब नापने चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बस आपने जो अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया, आपने जैसी पढ़ाई की, नौकरी की जैसे इंस्टीट्यूशंस में, उसके बाद आपको लगा कि शायद वहाँ पर वो कुछ पूरा नहीं हुआ जिसकी आप तलाश कर रहे हैं और आप लिखने में आ गए। लिखते हैं आप चालू भाषा में, चालू चीज़ों के बारे में, कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ को लेकर लिखते हैं। आपने जितने एग्जाम्पल्स पढ़ने के दिए वो सारे के सारे इंडियन हिंदी क्लासिक्स ही कहेंगे, उनका हवाला दिया। तो बहुत क्लासिकल चीज़ें पढ़ने के बाद और बिल्कुल चालू चीज़ों के बारे में ये कुछ उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। इस तरह देख के मैं फिर मुझे लगा था कि पूरे उसमें आप ही हैं जो ऐसा सवाल नहीं करेंगे। लेकिन सर देखिए, बात चालू की नहीं है, बात ये है ना कि 1931 में प्रेमचंद जी जब थे तो क्या वो उस समय जो क्रिएट कर रहे थे वो ट्रू टू दिस टाइम था कि नहीं था। जब मैं 2023 में कोई चीज लिख रहा हूँ, मेरे को जब 2050, 60, 70, 80, 90 जब मैं नहीं रहूंगा कभी 90 में या 80 में, तो मेरे को जब कोई पुराना घूम के एकदम से मंगल ग्रह से कोई उतरेगा यहाँ पे और वो ढूंढेगा, तो जब मैं वो यार पापा पढ़ेगा और देखेगा अच्छा वो 2023 के दिसंबर में आई थी, तो क्या 2023 के दिसंबर की खुशबू है कि नहीं उसमें। कहीं ऐसा ना हो कि उसको 1931 वाली खुशबू मिले, तो मैं ट्रू नहीं था अपने समय से। तो जो हमारी दुनिया है जैसा वो बदली, अगर हम नहीं बदलेंगे तो फिर हमारी जरूरत ही नहीं है। अगर मैं वैसा ही लिखूंगा तो आपकी जरूरत नहीं। तो इसलिए वो कोशिश यही है कि जो भी हम करें वो उस समय से सच्चा हो, और हो सकता है जो आज का चालू हो वो कल का क्लासिक हो जाए। ये है मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के टाइम में साहित्य में, हिंदी साहित्य में विशेष तौर पे 3 खांचे बन गए हैं। एक पल्प फिक्शन का है जिसमें पढ़ने के लिए दिमाग नहीं लगाना है, बस सिर्फ कुछ पढ़ लेना है और मजा आए, इंद्रिय सुख। दूसरा है नई वाली हिंदी जो थोड़ा सा साहित्य के ज़्यादा नज़दीक है, भाषा थोड़ी सी बेहतर है पल्प फिक्शन से और कंटेंट के हिसाब से बहुत सारी नई चीज़ें लेके आ रही है। और तीसरा है क्लासिक राइटिंग कि आप एक क्लासिकली एस्टैब्लिश्ड राइटर के तौर पर, एक साहित्यकार के रूप में स्थापित हो रही है। नई वाली हिंदी के प्रतिनिधि के तौर पर आप अभी नई वाली हिंदी को किस के ज़्यादा नज़दीक पाते हैं, पल्प के या क्लासिक राइटिंग के? पॉपुलर
और जो पॉपुलर नहीं है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि ज़्यादा जो क्लासिक भी है, जो कल्ट भी है, वो सब भी पॉपुलर ही है। मतलब मैं ये नहीं मानता ना कि गोदान कहीं से कम पॉपुलर किताब है किसी उसमें, या क्राइम एंड पनिशमेंट कम पॉपुलर किताब है किसी भी दृष्टि से। ये खांचे ना सर, असल बात केवल ना सोशल मीडिया का वो मुझे लगता है कि वो बना हुआ उसमें एक ना क्या वो एक डिस्कशन सेक है कई सारी चीजें। क्योंकि अगर आप देखेंगे पल्प को या जो वो राइटिंग थी जो बाहर से बहुत सारा जो एक पूरे फेज में चला, चाहे वो इब्ने सदी के टाइम से अगर आप देख लीजिए जो लोग पढ़ रहे थे, जो हो रहा था, वो हमेशा से वैसे उस स्पेस में था, वो आती थी किताब और चली जाती थी। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल, मतलब मैं अपनी किताब से एग्जाम्पल ये नहीं लेना चाहता था। मैंने एक किताब लिखी थी मुसाफिर कैफे नाम की, है ना। मैंने जब लिखी तो मुझे ये नहीं मालूम था 2 साल तक कि ये हिट क्यों हुई, क्योंकि मैंने तो उसमें गुनाहों का देवता में जो कैरेक्टर थे सुधा चंद्र और मम्मी, उनका नाम लिया, कंप्लीटली अपोजिट कैरेक्टर थे, वो सब लिखा मेरे को। और गलती से ऐसा हुआ कि उस किताब के बाद से आज की डेट में मुसाफिर कैफे इस देश में 12 या 13 मुसाफिर कैफे लोगों ने खोल लिए। अब हुआ कि मैं नौकरी कर रहा था, एक आध लोगों ने, जैसे भोपाल में कोचिंग चलाते हैं लक्ष्मी सर, उन्होंने बोला कि मैंने किताब पढ़ी और मैंने सर नौकरी छोड़ दी। एक और कोई मिला, उसने रानी खेत में खोल दिया, एक और मिला वो मुक्तेश्वर में खोल दिया। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लोग ऐसा क्या पढ़ ले रहे हैं इसमें कि जो लिख रहा है वो भी नौकरी नहीं छोड़ पाया, जो पढ़ रहा है वो नौकरी छोड़ के अपने सपने देखने लग रहा है। तो उसी में मतलब अब ये अपने आप में जैसे मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बड़ा क्लासिक स्टेटस है ना कि इस तरीके से कोई चीज हो गई। लेकिन जो आपका सवाल है कि क्लासिक वाला, अगेन वहीं पे चला जाता है कि क्लासिक जो चीज है या जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में या जो बोला जाता है, हमेशा अगर आप देखिए, अगर मैं ना एक बेस पे रिसर्च कर रहा था, एक मेरे को बड़ा पुराना इंटरव्यू मिला राजेंद्र यादव का, 1954 से 56 के बीच में 3 लोग जो कहानियां लिख रहे थे, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। तो उसको इन लोगों ने नई कहानी ना 54 में नहीं बोला, इन लोगों ने 56-57 में बोलना शुरू किया। जैसे नई वाली हिंदी मेरे, शैलेश के, निरोधन के, हम लोगों के मन में था कि हम लोग कब से लगता क्या ना जैसे हमने कोई साजिश की है कि एक कमरे में बैठे और बिल्कुल लाखों रुपए डाल दिए कि अब कल से नई वाली हिंदी। हमने कुछ नहीं किया था, हमने एक दिल्ली बुक फेयर में एक बहुत बड़ा सा पोस्टर लगाया था नई वाली हिंदी। तो जो वहां से निकले तो एक नेचुरल सवाल है कि अगर ये नई वाली है तो पुरानी वाली क्या है ना। हम लोगों ने बुराई नहीं की किसी की, ना कोई लड़ने गए, ना मैंने आज तक कभी किसी की, और करनी भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है बुराई हमेशा प्राइवेट में की जानी चाहिए। तो और ना ऐसा कुछ है बुराई करने लायक थी। लेकिन जो ये बात थी ना कि इस जमाने की, जैसे वो साडा हक करके नहीं नारा था जो पंजाब में बहुत पॉपुलर हुआ, वो क्या था, वो उस समय की बेचैनी को रिप्रेजेंट करता था। आई मुश्किल से 20-21 साल की एक लड़की, कोई एक लड़का है, तो उन्होंने ना वहाँ पे जब वो गया, मैं छुप के देख रहा था, मेरी एक आदत है मैं हेडफोन लगा लेता हूँ और आवाज बंद कर देता हूँ ताकि सुनाई पड़ती रहे। ऐसा डायलॉग राइटर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि असली डायलॉग जो आप नेचुरल लाइफ में सुनते हैं बहुत, वही उससे अच्छा मजा आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो उसने आके बोला कि मुझे नई वाली हिंदी की किताब चाहिए। मैं तो उसको नहीं जान रहा था पर्सनली, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक्सेप्टेंस है, और हो सकता है किसी दोस्त के लिए ले जा रहा है, हो सकता है किसी के लिए ले जा रहा है, तो एक्सेप्टेंस अभी शुरू हुआ है फिर उसमें। और ये मुझे लगता है ना ये डिबेट अच्छा है कि ये चलती रहे, क्योंकि हमेशा क्या होता है जब वो मंथन होता है तो उसमें से अमृत निकल ही आता है, विष रह ही जाता है, ऐसा है उस तरीके का। एक सवाल है सर, आलोचनाएं आपको कितना, आपके ऊपर कितना असर करती हैं? कभी ऐसा हुआ है किसी आलोचना से आपको हर्ट हुआ हो और उससे निकलने में आपको 2-3 दिन लगे हो, ऐसा कभी हुआ है? आपको ना तैयार था इस बात के लिए भी, और अच्छा है कि आपकी आलोचना हो। जैसे अब आती है किताब, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है जैसे, या कि अभी 7वीं किताब में आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो शायद कभी होता है कि वो चला गया। कभी लोग बहुत सही चीज पकड़ लेते हैं जो मैं नहीं पकड़ पाता, या उस तरीके का, उसको बहुत अच्छे से ही लेता हूँ मैं, और इसी के लिए तैयार किया गया। और मैंने 10-12 साल कॉर्पोरेट में नौकरी की है ना, तो रोज सुबह से शाम तक आलोचना ही झेलते थे, पैसा ही आलोचना झेलने का मिलता था, तो वो बुरा नहीं लगता। लेकिन हमेशा एक चीज लगती है कि जैसे मैं अभी भी किताब लिखने के बाद ना, मैं जो भेजता हूँ किताब, मेरा एक ऐसा ग्रुप है जो लोग इस दुनिया के बाहर के हैं, जो हिंदी नॉर्मली नहीं पढ़ते, या जो लोग पढ़ते भी हैं तो अच्छा पढ़ते हैं या पढ़ते हैं, और उनका जो फीडबैक होता है वो मैं लेता हूँ। तो मैं बहुत तैयार रहता हूँ कि ये चीज़ आने वाली है या नहीं आने वाली है। अब कोई चीज़ मिस हो जाती है, जैसे कोई गलती है या उसमें, तो कोशिश रहती है कि वो सुधार लें। लेकिन हमेशा ना आलोचना बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे करते हैं या ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनका केवल एक ही पर्पस है। जैसे एक बार ऐसे ही मैं याद आ गया तो बताता हूँ, एक कोई बैंगलोर का लड़का था, उसने सुबह 6:30 बजे मेरे को गाली वाली लिख रखी थी।
अच्छा, मेरी अच्छी आदत जो मुझे लगती है, मैं कभी कोई गाली देता है तो मैं हटाता नहीं हूँ, ताकि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आके देखे कि मैंने जवाब दिया है कि नहीं दिया है, तो कम से कम मेरी नींद ना आराम हो, उसकी आराम होती रहे नींद। तो वो उसने दिया तो मैंने उसको मैसेज किया और मैंने देखा उसके प्रोफाइल पे फोटो बच्चे के साथ थी। 6:30 बजे अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं तो उसके लिए या तो मेरे से कोई बहुत बचपन की नफरत हो, कोई मैंने बहुत बुरा कर दिया हो, पैसे लेके भाग गया हूँ, कोई वजह चाहिए। उससे मालूम है जब आप लिखते हो किसी के बारे में इस तरीके का, तो आपके बारे में ज्यादा पता चलता है। तो खैर मैं गया बैंगलोर, मिला भी उससे, तो उसने कुछ नहीं, मेरा मूड ऑफ था, है ना। तो मेरा कुछ घर में हुआ था, मेरा मूड ऑफ था, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने लेकिन ऐसे भी लोग हैं, लेकिन उस 100 लोगों में से 2 लोग सही में ऐसे भी मिलते हैं जो आपको, जिनसे आप बेहतर हो सकते हैं। तो उसको मैं बहुत खुले मन से स्वीकार करने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ मिस हुई है, क्योंकि हम लोग सारे लोग वर्क इन प्रोग्रेस ही है ना, आखिरी सांस तक। हम लोग परफेक्ट थोड़ी ना है। हम अभी मैंने यहाँ पे जो बात बोली, अभी मैं हो सकता है चाय पीते हुए इसके बाद में जाऊँ और बोलूँ कि अरे सर वहाँ पे तो माइक मेरे हाथ में था तो मैंने वो बोल दिया ताली बजवाने के लिए, लेकिन असली बात ये हो सकता है ना। लेकिन वो वर्क इन प्रोग्रेस है, तो कोशिश यही रहती है कि बचें इससे। थैंक यू। एक और कंटेम्परेरी राइटर्स, अनलेस कि आप उनके लिए पैसे के लिए नहीं लिख रहे। जैसे मैं ऑडिबल का जब शो लिख रहा था, मैंने कम से कम 12-15 लोगों को पहली बार मौका दिया था, और जब मैं उनको फीडबैक देता था तो मैं बहुत ब्रूटल होकर देता था, ठीक है। अब होता क्या है, जिस तरीके में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, मुझे कोई कविता भेजता है, ठीक है, आएगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि जवाब दे पाऊँ, या कहानी भेजी तो मैं जवाब दे पाऊँ। अब मैंने भेजी, उन्होंने कविता भेजी किसी ने, और मैंने कहा कि इसमें आपको ना थोड़ा केदारनाथ सिंह को पढ़िए, थोड़ा आप पढ़िए इब्ने इंशा साहब को, वो क्या सर आप कैसी लगी आपको? मैंने कहा नहीं थोड़ा आप और मेहनत करिए। तो वो मतलब क्या 80% टाइम मेरे को जवाब याद आया, सर आप ये बोल रहे हो, इसमें तो 100 लाइन का है। तो बात नहीं खत्म हो जाती है ना कि आप ऑनेस्ट फीडबैक किससे रिसीव करना चाहते हैं, क्योंकि कंटेम्परेरी राइटर्स में मैंने ये कोशिश की है कि जैसे मैं पब्लिकली एक चीज मैंने डिसाइड की थी बहुत पहले, एक आध बार एक गलती करके सीखा था कि चूंकि मैं राइटिंग के बिजनेस में हूँ और मैं किसी राइटर की पब्लिकली अगर बुराई करूंगा तो ये माना जाएगा कि ये जल के कर रहा हूँ, है ना। तो मैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ के, तो मैं हमेशा 1-to-1 करता हूँ। हमेशा ना कोई भी फीडबैक जो ऑनेस्ट है वो 1-to-1 होना चाहिए, वो पब्लिक में नहीं होना चाहिए। अगर आप सामने वाले को लेके केयर करते हैं, लेकिन आपको तारीफ करनी है, तो चूंकि कोई किताब आई है, बहुत मेहनत से किताब बनती है, वो ज्यादा तो लोगों तक पहुंचे, तो मैं हमेशा इसीलिए मैं अपने पेज पे जो भी नई किताब लिखते हैं लोग, उनका डाल देता हूँ कि कम से कम मुझे वो हिंदी में, वो मनोज श्याम जोशी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि हिंदी में पीठ ठुकाने के लिए पैर दबाने पड़ते हैं। तो मुझे लगा था कि मैं वो स्पेस, मेरे जो कि फॉलोइंग है, लोग आते हैं पेज पे, तो कोई किसी भी किताब आई आप मेल कर दो फोटो के साथ अपनी किताब का, मैं डाल देता हूँ। मैं इससे मतलब कि मैं बधाई दे दूँ ताकि वो 1,40,000 1 मिलियन लोगों तक वो बात पहुंच जाए। फिर आपकी किस्मत, आपकी किताब की किस्मत, कम से कम वो स्पेस कोशिश मैं करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा अपनी तारीफ कर रहा हूँ। एक्चुअली 2-3 चीजें हम लोगों को भी पता चली कि जो समय के साथ है वो लिखते हैं। अभी ये ज्यादा यंग जनरेशन को टच करता है, और हम लोग भी यंग जनरेशन भी पढ़ते हैं और हम लोग भी पढ़ते हैं। तो और क्लासिक तो सर समय के साथ ही होता है, मैं उनके भी हाथ में नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ। वहाँ पे कोई बैठ के बोलने की मेरी वो हैसियत भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि जो एक समय का है उसका एक महत्व अलग होता है, उसके साथ ही एक मैच्योरिटी आती है, राइटर की भी होती है, सबकी होती है। अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं रहा ना प्लीज बस। अब वो मैं हर सब्जेक्ट जब पढ़ता था तो मैं सब्जेक्ट के अंदर की किताब ना पढूं, लेकिन मैं हमेशा प्रीफेस पढ़ता था कि वो राइटर ने वो क्यों लिखा है, वो प्रीफेस पढ़ा। तो एल्गोरिथम में प्रीफेस मैंने पढ़ा, पेपर बहुत टफ आया, किसी को कुछ नहीं आ रहा था। तो 100 नंबर का जैसे सवाल आता है, तो मैंने वो सुन रखा था कि ये सुभाष चंद्र बोस और ये विवेकानंद, ये लोग क्या करते हैं, चेक एनी 5 चेक एनी 4 करते हैं ना, कि सारे सवाल के जवाब दे दिए। तो एल्गोरिथम का पेपर बहुत टफ आया, तो मैंने वो 120 नंबर का अटेम्प्ट किया, क्योंकि किसी को कुछ नहीं आ रहा, कहानी की तरह। पूरे कॉलेज में सबके नंबर आए 31, 32, 33, सबके पासिंग मार्क्स आए, मेरे आए 45। क्योंकि मुझे लगता है जिसने कॉपी चेक की होगी उसको लगा होगा इसने अटेम्प्ट तो कितने ज्यादा किए हैं ना नंबर इसके, तो कई बार अटेम्प्ट के भी नंबर मिल जाते हैं, और वहीं पे ही मैं नंबर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से आप लोगों ने थोड़ा मुश्किल, थोड़े आसान सवाल पूछे, बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर कि आप लोगों के टाइम के वेस्ट ना हुआ हो, और आप जब पढ़ें तो बताइएगा मेरे को, बाकी तो मुझे अभी होगी मुलाकात। आपने ये शर्तें लागू की आखिरी कहानी है, उसमें एक जगह लिखा है, लिखना एक शौक है
और अच्छा लिखना पागलपन है, ये शौक है या शाप है? वो टाइपिंग कहानी को कागज नाम दे दिया होएगा ना। तो ये कहानी बाद में ऐड हुई है। पहले इसमें ना एक किस्सा था, वो पीयूष मिश्रा जी जो एक्टर और सिंगर है, तो वो किस्सा था, वो मैंने बाद में हटा दिया क्योंकि वो था असली, लेकिन मैंने इसमें लिख रखा था। उन्होंने 11 रुपए में एक फिल्म की थी मेरी, वो और सौरभ भास्कर थे उसमें, तो वो था। ये बाद में कहानी एडिट होके उसमें की है, तो वो मैंने देखी नहीं है किताब अभी तक की क्या आया है उसमें, तो वो जरूर वो टाइपिंग मिस्टेक होगी। और बहुत मैंने एंजॉय किया आज का सेशन। आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कमाल का है। मुझे ये पूछना है कि सेंस ऑफ ह्यूमर कितना इम्पोर्टेंट होता है फॉर अ राइटर? देखिए, राइटर के लिए दो ही चीजें इम्पोर्टेंट है, एक ट्रेजेडी कि जैसे कोई राइटर, जैसे कोई पूछता है ना कि वो क्यों बनता है राइटर, तो जैसे मैम ने भी पूछा ना कि यात्रा क्या रही आपकी, तो नॉर्मली इस सवाल के पीछे का हिडन सवाल ये होता है कि तुम्हारे साथ बचपन में ऐसा क्या बुरा हुआ था कि तुम राइटर बन गए। और दूसरा मुझे लगता है कि लाइफ को लेके भी ना लाइट होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज भी जिंदगी बड़ी भारी है ना। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि उसको एक प्रमोद तिवारी करके राइटर थे, उनकी लाइन थी जिसको मैं बड़ा, मैं कई बार जब ना किसी राइटर को कोट कर देता हूँ तो लाइन वाली भूल जाता हूँ। तो उनकी एक लाइन थी कि मुश्किलों से जब मिलो आसान होकर ही मिलो, देखना आसान होकर मुश्किलें रह जाएंगी। तो वो मैं अप्रोच करता हूँ, इसीलिए वो है सेंस ऑफ ह्यूमर एक तरीके की ट्रेजेडी है जो दिख नहीं रही है, बस क्लोजअप में वो ट्रेजेडी हो जाती है, दूर से वो सेंस ऑफ ह्यूमर हो जाता है। कि हमारे बीच जो हमारे अतिथि आते हैं उनका स्वागत, सम्मान एक और मैं सम्मानित करें। जितने शांति के साथ आप सब सुन रहे थे दिव्य को, और बाद में जो सवालों की झड़ी आप लोगों की तरफ से आने शुरू हुई और जो जवाब दिए हैं दिव्य ने, छोड़ दिया जाता तो आप लोग 1-1.25 घंटा और सवाल जवाब करते रहते। इसका मतलब यह होता है कि हम दोबारा भी दिव्य प्रकाश को बुला सकते हैं। कुछ के सवाल अधूरे रह गए होंगे, कुछ और किताबें हैं दिव्य की जो रह गई हैं, हो सकता है हम उन पर भी बात करने के लिए दोबारा भी हम बुलाएंगे। तो इसी तरह से आप सब उत्साह के साथ इनका कार्यक्रम सुनेंगे और इनसे सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ अच्छी लगी कि इन्हें जवाब देने में बड़ा मज़ा आ रहा था और इनको लग रहा था और सवाल आने चाहिए और सवाल आने चाहिए, लेकिन हम लोगों ने रोक दिया। प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन रांची की ओर से मैं, आप सब जानते हैं, आप सबका हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। खास करके हमारे आज के अतिथि दिव्य प्रकाश, जिन्होंने अपना खुद का नाम बताया डीपी, जो कि आज की तारीख में बहुत फेमस है, हर किसी का डीपी होता है, तो इनका नाम तो खैर अब डीपी ही रह जाएगा हम लोगों के लिए भी। दीपिका पादुकोण से इंस्पायर हो गए। नहीं, आपने दीपिका पादुकोण से इंस्पायर हुआ, बट हम आपके डीपी से बहुत इंस्पायर हो गए और उनसे बातचीत करके सीमा ने भी आज की शाम को बहुत यादगार बनाया है। और हम अपने प्रायोजक श्री सीमेंट का आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने अपने CSR एक्टिविटी के तहत हमारे इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। और हमारे मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण का भी हम आभार प्रकट करते हैं कि दैनिक जागरण हर कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से अपने अखबार में जगह देता है और आम जन तक हमारे आए हुए अतिथियों की बातचीत को पहुंचाता है।